ओहो, पूरी कहानी मैंने बोल दी और वॉइस नहीं आ रही थी। ये देखो जी, अभी आ गई वॉइस। अभी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ भाई, कमेंट देख लिए मैंने। सभी को हेलो। अब दोबारा ले लेते हैं। सभी को हेलो, सभी को प्रणाम, सभी को मेरा शुभ 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 नमस्कार। हम यहाँ पर बात करें रीट के प्रीवियस ईयर पेपर की, और इस रीट के प्रीवियस ईयर पेपर में हम लोग 2023 के पेपर की आज हम बात करेंगे। तो क्लास बहुत बेहतरीन होगी। अब लिख दो एक बार, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? शाबाश, लिख दो एक बार। और 11 बजे आ जाओ, बिल्कुल अपनी सीट पकड़ लो, कॉपी में 1 से लेकर 30 तक नंबर लिख लो। 30 क्वेश्चंस कराऊंगी, अपने आप को इवेल्युएट करो, कितना समझ में आ रहा है ये चेक करो। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो आइए 23 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 के पेपर की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन का लेवल आसान था, मतलब आप कह सकते हैं मॉडरेट था। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें से, इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत होगा, फटाफट से बताइए। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा आदित्य है। देखो लिखा है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा आदित्य है, मतलब हर एक बच्चा यूनिक है। ये आप ना समझो। क्यों ना समझे, हम तो समझेंगे। तो ये गलत हो गया, पहला ही गलत है, फर्स्ट ही गलत है। अब देखो, अब देखो और देखो, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। बिल्कुल, जो बच्चा है वो यूनिफाइड होल है, करेक्ट है। वो सभी पक्षों का विकास होता है और वो एक तरीके का प्राणी उभर के आता है, करेक्ट है जी। विकास के एक पहलू में किसी समस्या के दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। एक पहलू, एक डोमेन दूसरे डोमेन को प्रभावित करता है, करेक्ट करता है जी, बिल्कुल सही है। और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक यानी कि सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल यानी कि पहले स्टेज वाइज स्टेज होगा। ठीक है, तो आंसर सिर्फ गलत कौन सा था? ओनली ए। गलत कौन सा था? ओनली ए। क्लियर है? कर लेंगे, इजी किजी विजी। आगे चलो। क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा तो यार एक बार अपनी वीडियो की ना क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो। क्योंकि मेरे यहाँ पे तो यार सही दिख रहा है, क्योंकि आई थिंक ब्राइटनेस वगैरह सब ओके है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलो शाबाश, बताइए। दूसरा प्रश्न, डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। बताओ क्या होता है जब मनुष्य में क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस वाइज, ठीक है, मतलब पहले उसका हुआ, फिर इन्फेंसी हुआ, फिर आपका एडोलसेंस हुआ, फिर आपका एडल्ट हुआ, फिर आप ओल्ड एज में आ गए, क्रमबद्ध परिवर्तन होंगे। और आप भाई क्या होगा? प्रोग्रेसिव, यानी कि आपकी बेहतरी होती रहेगी हमेशा। और यहाँ पर मैचुरेशन यानी कि आपकी हेरिडिटी, और दूसरा आपका एक्सपीरियंस यानी कि आपका अनुभव मैटर करेगा, आपका एनवायरमेंट मैटर करेगा। तो वो यहाँ पर कौन सा किसका विकास होता है? करेक्ट है भाई, विकास का विकास होता है। तो यहाँ पर है कोई विकास, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी। देखो, ग्रोथ जो है वो भी विकास का भाग है, फिजिकल चेंज ये भी विकास का भाग है, और मेंटल चेंज ये भी विकास का ही भाग है। तो ओवरऑल विकास ही तो होगा बच्चे का। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ो जी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? बचपन यानी कि चाइल्डहुड, बताओ चाइल्डहुड की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है, नहीं है, बताओ। शाबाश, गुड। प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, या फिर टॉय एज, खेलने की अवस्था, बताइए जी। बचपन की इनमें से कौन सी अवस्था करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? बचपन, एवरीवन, बहुत बढ़िया। पिंकी जारवाल, क्या बात है भाई, पिंकी का नाम तो मैंने पहली बार पढ़ा है आज। सादिक, आभा, फटाफट से कमेंट करो। अम्मू, मोहम्मद गुलजार, गुड। तो यहाँ पर जो चाइल्डहुड है वो टॉय एज, खिलौना आयु नहीं है। बाकी पाकटोली अनुकरणीय सवाल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका देखिएगा आप, डेवलपमेंटल टास्क है आपके चाइल्डहुड के। ये सभी आप काम जो भी मैंने यहाँ पर आपकी लिस्ट मेंशन की है, ये सभी काम बच्चा करता है, ये सभी काम बच्चा यहाँ पर करता है। तो अभी ये पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रकृति एवं पोषण विवाद
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेचर और नर्चर। नेचर वो जो आपको अपने माँ बाप से आनुवांशिकता के रूप में मिला है, और नर्चर जैसा आपको वातावरण मिल रहा है। तो बताइए नेचर और नर्चर की जो ये डिबेट है ये क्या कहलाती है एवरीवन? नेचर और नर्चर की जो ये डिबेट है ये किससे रिलेटेड है? गुड। तो नेचर और नर्चर, देखो भाई इसको समझो। नेचर का मतलब होता है जो आपको हेरिडिटी मिली है, यानी कि आनुवांशिकी से संबंधित है, यानी कि ये आनुवांशिकी से संबंधित है, और ये है आपकी प्रकृति, ठीक है। और दूसरा है आपका वातावरण, ये आपका नर्चर से संबंधित है, ये आपका नर्चर से संबंधित है, आपका एनवायरनमेंट। तो रीट के पेपर बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकी और वातावरण। अब बदलाव क्या है इसमें, रीट वालों के लिए मैं बता रही हूं। यहाँ पर अब इसने एक ई पार्ट डाल दिया जहां पर लिखा है अनआंसर्ड। ये तो पुराना पेपर है, लेकिन जो अब पेपर आएगा उसमें अनआंसर्ड क्वेश्चन लिखा होगा, क्योंकि रीट में स्पेशली मेंशन है कि 90% से ज्यादा आपने खाली नहीं छोड़ना है, 90% तो आपने भरना ही भरना है, ठीक है। तो इसीलिए अनआंसर्ड क्वेश्चन यहाँ पर भी अब आपके लिए आपके लिए ऑप्शन आएगा कि जिसका आप आंसर नहीं देना चाहते हो आप उस पर क्लिक कीजिए। तो जिन बच्चों को आंसर नहीं पता, जो बच्चे आंसर नहीं देना चाह रहे हैं, वो ई वाले पार्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। समझ में आ गया है? आगे बढ़ जाऊं मैं। हाँ, आभा फायदा तो मिलेगा क्योंकि ये बेसिक चीजें ही हैं। चलिए तो याद रखिएगा, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 5, आईक्यू निकालना है टैलेंटेड बच्चे का। बताइए भाई, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना होगा? बताओ जी, यहाँ पर है कोई प्रतिभाशाली? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बताइए प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू कितना होगा? 130, 140, 55 या 120? अच्छा पिंकी, वो पिंकी है, हरियाणा से पिंकी हो आप, मैं समझ गई। तो बताइए भाई, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? वेरी गुड, सबने सही बताया। 140 अबव करेक्ट है, 140 अबव इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, ये है प्रतिभाशाली। 130 के ऊपर जब जाएंगे ना तो आपके गिफ्टेड बच्चे आ जाएंगे, तो 140 के प्लस यहाँ पर गिफ्टेड आ जाएगा, ठीक है जी। तो 140 के प्लस होती है गिफ्टेड की आयु, याद रखो। जो सामान्य होते हैं औसत बुद्धि होती है 90 से 109, इसके नीचे जाएंगे तो एमआर की श्रेणी में आएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो गिफ्टेड की श्रेणी में आ जाएंगे। आगे बढ़िए भाई। प्रश्न नंबर 6, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो स्कूल होते हैं उनको इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, हाँ या ना? हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो स्कूल को बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, या समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। बताइए, इंडिविजुअल डिफरेंस, जो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को आप जानते हैं, उसका क्या कारण है? कि बच्चे को विशिष्ट महसूस कराना है, बच्चे के जो अंतर है, जो बच्चा एक दूसरे से अलग है, उसको कम करने हेतु, छात्र और छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, या फिर ये जानने के लिए कि बच्चा क्यों समझ नहीं पा रहा और क्यों समझ पा रहा है। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो बच्चे का व्यक्तिगत अंतर है उसको हम क्यों जानते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत अंतर जानने के बाद हम ये जान पाएंगे कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, बच्चा किस तरीके से सीखता है और बच्चा किस तरीके से बेहतर होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 7, 16 आयु का बच्चा, 16 साल का बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 75 प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? फटाफट से आंसर लगाइए, आईक्यू का फॉर्मूला पुट कीजिए
और आप यहाँ पर मानसिक आयु निकाल सकते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला होता क्या है, ऊपर आता है मेंटल एज, भाई माँ सबसे ऊपर होती है ना, तो ऊपर आ गया मेंटल एज, नीचे बन जाओगे सीए और मल्टीप्लाई कर दो 100, इसमें 75 पुट करो। माँ को तो निकालना ही था भाई, और यहाँ पर 16 इसकी एक्यूरेट एज है, मल्टीप्लाई करो 100 से। एमए को यहाँ रहने दो, ऊपर ले जाओ भाई 16 को, नीचे ले लो 100 को। 25 थ्रीजा होता है 75, और ये 25 फोरजा, 4 1जा और 4 4जा, तो भाई एम में कितनी आ गई इसकी 12। एम में कितनी आ गई इसकी, रुको रुको, मैं आई थिंक आई एम रॉन्ग, 1 सेकेंड। 75, 25 फोरजा, 4 1जा 4, आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 12 लगा लो क्योंकि आंसर सही निकाला हमने। एम में आ गई जी 12, 12 है, 12 लगा देना, कोई बात नहीं, मिस्टेक है ये, आप यहाँ पर 12 लिख दो और आंसर लगा दो इसको, ठीक है। चलो, तो एम में कितनी निकल गई भाई, 12 निकल गई, यहाँ पर लिख देते हैं एम में ताकि आपको दिखाई दे जाए। क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो गुड। ऑप्शन नहीं है तो भाई हमने बी को 12 बना दिया, अभी तो हम लोग रिवाइज ही करें तो चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, और जो बच्चे आंसर करके आए थे ना इसका, उन सबको सही नंबर मिल गए, क्योंकि भाई ऑप्शन ही गलत थे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना है, वहां पर फॉर्मूला पुट करो, आंसर लगाओ, ठीक है। चलो 8वां देखो, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? जब भी आप किसी भी काम को करना चाहते हो ना, तो आप कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उस टास्क को करने में लगा देते हो, उस कार्य को करने में लगा देते हो। ये किसने दिया? फ्यूचर टीचर, प्रदीप, आकृति, मोहम्मद गुलजार, फटाफट कमेंट करो भाई। पिंकी जारवाल, करेक्ट है भाई, सबको आता है, वेरी नाइस। तो इसको दिया था थॉमसन ने, इसको दिया था थॉमसन ने। थॉमसन ने कहा था कि आप हर एक जो आप काम करते हो उसके लिए आपकी अलग एबिलिटीज होती हैं। थॉमसन ने सैंपलिंग थ्योरी की बात की थी, थॉमसन ने सैंपलिंग थ्योरी की बात की थी। एक बार मैं आपको थॉमसन की थ्योरी बता देती हूँ। सैंपलिंग थ्योरी किसके लिए थी? बुद्धि के सिद्धांतों में से एक थ्योरी है सैंपलिंग थ्योरी, उससे क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में बेटा आपके। तो सैंपलिंग थ्योरी यानी कि प्रतिचयन का सिद्धांत, G.H. थॉमसन ने प्रतिचयन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो यह मानता है कि प्रत्येक परीक्षण प्रारंभिक क्षमताओं, आप किसी भी बच्चे का जब असेसमेंट करते हैं, जब उसका परीक्षण करते हैं, जो उसकी प्रारंभिक क्षमता होती है, कुछ उसकी विस्तृत श्रृंखला के साथ, कुछ संकीर्ण सीमा के साथ एक निश्चित श्रेणी का नमूना लेते हैं। मतलब जितना बच्चा कर पाता है और जितना बच्चा कर सकता है, उनके बीच के, हम उसके बीच की सीमा को निर्धारित करते हैं, और किन्हीं दो परीक्षणों के बीच सह संबंध की डिग्री क्षमता की इकाइयों की संख्या पर निर्भर करती है, जो उनमें समान होती है। तो आप दो परीक्षणों को टेस्ट करते हो और बच्चे के अंदर जो कॉमन चीज होती है ना, उसको बाहर निकाल के लाते हो। याद रखो, थॉमसन के द्वारा सैंपलिंग थ्योरी दी गई है, जिसमें कहते हैं हर एक टास्क के लिए आपकी अलग अलग बुद्धि काम करती है, पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर इंटेलिजेंस, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रस्पेक्षी विधि है? प्रोजेक्टिव मेथड। पर्सनैलिटी को जब आपने एसेस करना होता है, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व का जब आपने आकलन करना होता है, तो उसके अंदर 3 तरीके की विधियां आती हैं। पहली होती है सब्जेक्टिव, जिसको आप कहते हैं आत्मनिष्ठ, जिसे आप कहते हैं आत्मनिष्ठ। दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव, जिसे आप कहते हैं वस्तुनिष्ठ। और तीसरी होती है प्रोजेक्टिव, जिसे आप कहते हैं प्रस्पेक्षी। तो यहां पर प्रस्पेक्षी टेक्निक पूछी है, तो व्यक्तित्व को आंकने के लिए जो आपकी इन चारों में से
प्रस्पेक्षी टेक्निक है, तकनीक है, वो है आपकी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। एक बार मुझे कोई बताना चाहेगा कि ये जो TAT है, थीमेटिक एप्रिसिएशन, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? फटाफट से कमेंट करें, देखते हैं कितने बच्चों का यहाँ पर बेस भी स्ट्रांग है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं इसको, कथात्मक संप्रेक्षण परीक्षण कहते हैं इसको। ये किसने दिया भाई? वेरी गुड, यूनिटी आकृति, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। मोरे मॉर्गन, 2 पर्सन है ये, मोरे एंड मॉर्गन के द्वारा ही ये टेस्ट दिए गए हैं। मोरे एंड मॉर्गन करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्रिस्टियाना मोरे है वो। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10, 10th क्वेश्चन, वेरी नाइस। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद हुम? सृजनात्मकता जो होती है ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता यानी कि नई चीजों का निर्माण करना, यानी कि ऐसी चीज जो कभी भी निकली नहीं हो। यहाँ पर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, इंक्विसिटिवनेस और परसिस्टेंसी की बात होती है। तो आप मुझे कमेंट करें कि क्रिएटिविटी जो है वो किससे संबंधित है? हाइपर एक्टिविटी, लो कॉम्प्रिहेंशन, कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट? अति सक्रिय बच्चा है, समझ कम है, अभी सारी चिंतन है, उसकी चिंतन सिमट जाता है, या फिर वो अपसारी चिंतन रखता है? अपसारी का मतलब होता है जब पक्ष एक होता है और उसके बहुत सारे उत्तर निकल निकल के आते हैं। एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर निकल कर आए, एक वस्तु के बहुत सारे पक्ष निकल कर आए, उसको आप कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। याद रखिएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग के और भी नाम है मुक्त अंत चिंतन। मुक्त अंत चिंतन इसको कहते हैं हम। इसको हम विकेंद्रीकृत चिंतन, विकेंद्रीकृत चिंतन भी इसको हम कहते हैं। इसको हम यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। समालोचनात्मक चिंतन भी हम इसे कहते हैं। हम इसे और किसी नाम से अगर देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिएटिव हो गया, सृजनात्मकता हो गया, ओके है। तो ये सभी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर? आउट ऑफ बॉक्स, मुक्त चिंतन, मुक्त बक्सा चिंतन कहते हैं, ठीक है जी। चलिए चलिए आगे देखिए, यहां पर आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप फटाफट से मुझे स्कोर बता दीजिए कितने आपके 10 क्वेश्चन के स्कोर रहा। और याद रखिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कीप इट गोइंग। आपका जो हार्ड वर्क है वही आपको आगे लेके जाएगा, काम करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस प्रमोट एडजस्टमेंट? यूनिटी मैम जो आप 3 बजे वाली क्लास लेते हैं उसमें ऑप्शन केवीएस की तरह ऊपर अलग और नीचे अलग मैनिपुलेटिव वे में प्लीज इफ पॉसिबल। देखो आपने देखा नहीं, जो मैं आपको 3 बजे वाली क्लास दे रही हूँ उसके अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, आप उसमें अप्लाइड क्वेश्चन भी होते हैं, तो क्वेश्चंस तो अलग अलग ही होते हैं भाई, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। चलिए 11th, शाबाश, बहुत बढ़िया, स्कोर ओके है, वेरी नाइस। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देगी? आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वो है जिसमें आप एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है? अगर तीव्र चिंता है, चिंता में एडजस्ट नहीं कर सकते, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, आप कुछ गलत करने के पीछे पड़े हैं, मैं उसको गलती करूंगा तो नहीं पढ़ पाओगे, बीमारी का डर है तो नहीं एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन विस्तृत भय और चिंता से मुक्ति, आपको डर भी नहीं है और आप चिंता से मुक्त हो तो बिल्कुल आप एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास में बैठते हुए डर लगेगा भाई मैडम थप्पड़ मार देगी, तो आप क्या मेरी क्लास में एडजस्ट कर पाओगे? नहीं। अगर आपको डर नहीं है कि मैम कुछ नहीं करेगी, ओके है, सब बढ़िया है, मस्त है सब, तो आप मेरी क्लास में भाग भाग के दौड़ दौड़ के आओगे, बैठोगे और बोलोगे मैडम की क्लास में मजा आ जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? साइंस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन के साइन क्या है बताओ? नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, टॉकेटिवनेस या हाइपर एक्टिवनेस? गिफ्टेड बच्चों के क्या लक्षण हैं? प्रतिभाशाली बालक के
क्या लक्षण है, बताइए, फटाफट से बताइए। अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या अति सक्रियता? बताइए भाई, वेरी गुड, करेक्ट है। तो जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो नयापन लाता है, जिज्ञासा होती है, लेकिन वार्तालाप प्रियता ये कोई लक्षण नहीं है। और अति सक्रिय जरूरी थोड़ी है कि हाइपर एक्टिव होगा। हाइपर एक्टिव का मतलब है जो कभी बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता, कभी यहाँ बैठा, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ तोड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। इसका आंसर बेटा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मिल रहा है, ये रहा आपको बी ऑप्शन। क्या लगाया आपने, बी ऑप्शन करेक्ट है, गुड। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मिल रहा है आपको बी ऑप्शन में। टॉकेटिवनेस, हाइपर एक्टिव नहीं होगा, नोवेलिटी और क्रॉसिटी ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, न्यू ईयर सेल चल रही है, 51% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पर। डिस्काउंट के लिए फायदा उठाइए, इंक्वायरीज पर कॉल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। हु गेव द टर्म IQ रिटर्न अबव? जो IQ का फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पर नीचे दिखाया है, ये IQ का फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, बताओ फटाफट। देखते कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। ये जो IQ का बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, मानसिक आयु नीचे कलानुक्रमिक आयु मल्टीप्लाई 100, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, टर्मन के द्वारा ये दिया गया। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी। IQ का टर्म की बात करें तो वो हम कह सकते हैं विलियम स्टर्न, लेकिन IQ का फॉर्मूला टर्मन के द्वारा दिया गया। बिने ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट को चेक किया, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसकी बात गेल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो बी है, दैट इज टर्मन। याद रखिए, याद रखेंगे या भूल जाएंगे? टर्मन करेक्ट है। चलिए, ये है जो टर्मन ने बुद्धि लब्धि की सारणी दी थी, ये वो है। देखिए, जड़ बुद्धि कहा गया जिसका IQ 0 से 25, कमजोर 25 से 50, मंद बुद्धि और मूर्ख 50 से 70, सुस्त और सीमा रेखा 70 से 90। सामान्य के लिए टर्मन ने दिया 90 से 115, सामान्य से अधिक ऊपर गया 115 से 125, श्रेष्ठ 125 से 135, अति श्रेष्ठ 135 से 145, प्रतिभावन जो मैंने कहा था 140 प्लस होते हैं 145 के ऊपर। तो ये जो IQ का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये टर्मन के द्वारा किया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14, 14th क्वेश्चन। रवि की बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक क्या होने की संभावना है? भाई बच्चा लिखने में अच्छा है, बच्चा मैथ्स में अच्छा है, लेकिन उसकी रीडिंग स्पेलिंग में नंबर कट रहे हैं। तो रीडिंग में बच्चे को दिक्कत है लेकिन बच्चा मैथ्स में अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे को? कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? बताओ भाई। रीडिंग में नहीं अच्छा लेकिन राइटिंग में अच्छा है और कैलकुलेशन में बढ़िया कर रहा है, तो जो बच्चा है उसको डिसलेक्सिया है, क्योंकि डिसलेक्सिया ही तो होती है पढ़ने से संबंधित विकृति यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर। तो बच्चे को क्या है? डिसलेक्सिया है, रीडिंग डिसऑर्डर है। तीसरा इसका बिल्कुल सही। डिसकैलकुलिया मैथ्स की होती है, डिसग्राफिया राइटिंग की होती है और डिस्फेजिया ओरल लैंग्वेज यूज डिसऑर्डर है। आप मौखिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, 15th। ये किसने कहा? ये मैं आपको काफी बार फैक्चुअल चीजों में बता चुकी हूं। शिक्षा व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। जो लर्निंग है उसके अंदर आप अपने बिहेवियर को बदलते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार उसमें बदलाव करते हैं। ये किसने कहा? बहुत बढ़िया। तो ये कहा पहला
दैट इज स्किनर। स्किनर के द्वारा ही ये स्टेटमेंट दी गई थी, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए स्किनर। चलिए बाकी डिफाइन देखिए जो सीखने के लिए की गई है। तो जेपी गिलफोर्ड जिन्होंने 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, जेपी गिलफोर्ड क्या कहते हैं, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। ये कहते हैं जो अधिगम है वो आपके व्यवहार में परिवर्तन है जो कि आपके व्यवहार में दिखाई देगा। वुड्सवर्थ कहते हैं, ये नोट कर लो, वुड्सवर्थ कहते हैं लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स। जो लर्निंग है वो प्रक्रिया है जिसमें हम नए नॉलेज को, नए ज्ञान को अर्जन करते हैं और नई प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहा वुड्सवर्थ ने। स्किनर जो मैंने आपको कहा प्रोग्रेसिव बिहेवियर एंड एडेप्टेशन की बात स्किनर ने करी। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। जो लर्निंग है उसमें आप ज्ञान को, आपकी आदतों को और अपनी अभिवृत्ति का अर्जन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। जो आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं उसके लिए आप नए नए तरीके ढूंढते हो और टू री एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस, और आप नई परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इट रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, और ये भी प्रोग्रेसिव चेंज बिहेवियर की बात करते हैं लेकिन ये पूरी डिफाइन करते हैं। और ये प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, देखो प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन की बात करेंगे स्किनर और प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर की बात करेंगे क्रो एंड क्रो। तो ये बारीकी को पकड़ लेना, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में आता है। इन सबको मिलाकर क्रो एंड क्रो कहते हैं। इन सब के बारे में, इन सबको तीनों को यहां पर कह दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16, 16th क्वेश्चन बेटा, वेरी नाइस, पढ़िए। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए और अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के लिए के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। वो जो स्कूल में पढ़ रही थी, अब स्कूल में उसने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ लिया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने वो जब दुकानदार के पास गई तो उसने, दुकानदार ने बोला कि भाई ये 2 रुपए की एक ही टॉफी दूंगा। तो कहती क्यों, मैंने कल ही पढ़ा है जब एक टॉफी 1 रुपए की है तो 2 टॉफी 2 रुपए की होगी, तो तुम गलत क्यों कह रहे हो। तो जो उसने क्लास में पढ़ा उसी का स्थानांतरण उसने अपनी रियल लाइफ में किया, उसको क्या कहेंगे बेटा, वेरी गुड, उसको कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण आपका सीखने का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या क्या कहलाता है। जब आपके दिमाग में ये भी है कि मैं दीपाली मैम की क्लास भी ले लूं और मैं खाना भी बना लूं, तो जब आप एक ही टाइम पर 2 चीजें करना चाहते हैं, 2 ऑप्शंस के आपके पास चॉइस होते हैं, तो उससे क्या होता है बताइए, उससे क्या होता है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, उससे कंफ्लिक्ट होगा कि कौन सा ऑप्शन चूज करूं, द्वंद्व होगा, फ्रस्ट्रेशन, चिंता, दबाव नहीं होगी, उससे आपको द्वंद्व होगा कि मैं यहां जाऊं या मैं वहां जाऊं, कंफ्लिक्ट, द्वंद्व इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए कंफ्लिक्ट द्वंद्व होगा, ये करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न नंबर 18, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, बस आपने रेगुलरिटी रखनी है। कल भी हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे लेकिन कल हम पेपर 2 पे चलेंगे, ठीक है। आज हमने पेपर 1 कवर किया है, कल हम पेपर 2 कवर करेंगे। तो याद रखिएगा कल भी हम, जो आपका रीसेंट पेपर हुआ है 2022 और 23 वाला, उसके अंदर रीट का जो आपका पेपर 2 है था, मैं उसको कल आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। तो हम कल भी पेपर को ही कवर करने वाले हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, फटाफट से कमेंट करो, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो रीइंफोर्समेंट कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग को।
रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, पुनर्बलन कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात किसने की? B.F. स्किनर के द्वारा की गई है। बाकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दोनों सेम है, जिसको दिया था पैवलोव ने, जिस पर डॉग पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। और थ्योरी ऑफ इनसाइट की बात कोहलर और कॉफका के द्वारा की गई थी, जिसमें सुल्तान, जो कि एक चिंपैंजी का नाम था, उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो ये बात याद रखो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। आपको आंतरिक अभिप्रेरणा इन चारों ऑप्शंस में से कहां पर है, आपको इसको चूज करना है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बताइए जी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। तो वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर बच्ची माता पिता से उपहार के लिए पढ़ रही है, तो ये क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा होगा। आंतरिक होता है जो खुद के लिए करता है बच्चा। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके टीवी देख सकेगी, तो ये टीवी के लिए कर रही है। तो ये भी टीवी क्या है? बाह्य स्रोत है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करेगी। तो ये विद्यालय के नाम को रोशन करने के लिए पढ़ रही है, तो ये भी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। और लास्ट, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। जब रुचि की बात आती है तो रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, रुचि जो होती है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का स्रोत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेघा जी बिल्कुल सही है। बाकी इला, उर्मिला, वंदना बिल्कुल बाह्य स्रोत के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोफाउंडेड द लर्निंग थ्योरी? इनमें से किसने अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी की बात नहीं की? फटाफट से। मैम पेडागोजी भी आता है क्या? मैम प्रिया मौर्य, आप किस एग्जाम की बात करें प्लीज कमेंट करें। तो लर्निंग थ्योरी किसने नहीं दी? सुग्रीव, पिंकी, यूनिटी, फटाफट कमेंट करो। तो थॉर्नडाइक ने दी है, स्किनर ने दी है, कोहलर ने दी है, लेकिन B.S. ब्लूम ने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात की है। किसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की है? अधिगम के उद्देश्य की बात की है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात की है, जिसमें इन्होंने टोपी पहनाने की बात की है। टोपी बनाना यानी कि एक था आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा आपका भावात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा आपका था साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक पक्ष। तो इन तीनों ही पक्षों की बात B.S. ब्लूम ने की है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एरर यानी कि त्रुटि एवं प्रयास की बात की है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात की है। और कोहलर ने अभी पीछे लिखवाया था इनसाइट लर्निंग थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि की बात की है। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होंगी, तो आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21। बिल्कुल जी, रीट में पेडागोजी तो आता ही है, पेडागोजी ही तो ये वाला क्वेश्चन पेडागोजी है। चलिए प्रश्न नंबर 21। बार बार बच्चों को सह से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाएगा? जो आप बार बार बच्चे को बोलते हो, अगर तुमने ये काम नहीं किया तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, अगर तुमने ये काम कर लिया तुम्हें मैं प्राइज दूंगा, गिफ्ट दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, तो इससे क्या होगा? इससे बच्चों की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो खत्म होगी और बच्चे बाह्य रूप से ज्यादा अभिप्रेरित होंगे। यही होगा ना? बच्चों की जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो कम होगी और बच्चे बाह्य रूप से ज्यादा प्रेरित होंगे। तो बताओ भाई, देखो बाह्य रूप से कम गलत है, आंतरिक रूप से बढ़ना गलत है, महारत हासिल करना गलत है। इसका आंसर क्या है?
बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करेगा। बच्चे जो खुद से आंतरिक रूप से प्रेरित हो रहे होंगे उसको कम करेगा और बाहरी रूप से बच्चों को प्रेरित करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़िए भाई, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22, 22 आरटी एक्ट 2009। अगर आप आज 3 बजे वाली क्लास में आएंगे तो आपको आरटी एक्ट जैसे बहुत सारी जो कमेटीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पीटीए की फुल फॉर्म है वहां पर आपके बहुत सारी कमेटी यानी कि विश्वविद्यालय कमेटी हो गई, आरटी एक्ट हो गए, इन सब से बहुत क्वेश्चन डाले हैं मैंने आज। और आपके कोहलर और कॉफका और कोहलबर्ग और प्याजे इस टाइप के भी क्वेश्चंस डाले हैं। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी 3 बजे वाली क्लास में जरूर एंटर कीजिएगा, वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 22, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 बच्चों के लिए पर वीक टीचर के लिए पर वीक कितने घंटे काम करने का प्रावधान है? तो जो आरटी एक्ट है उसके अंतर्गत जो टीचर्स होती हैं वो पर वीक 45 घंटे तो काम करेंगी। 45 आवर्स 7 डेज के अंदर तो काम करना, ये मिनिमम है, इतना तो काम करना ही करना है 45 आवर्स 7 डे के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा शनिवार और इतवार छोटे बच्चों का तो ऑफ रहता ही है। तो आप ये मानिए 5 दिनों के अंदर आपको 45 आवर्स तक काम करना है। तो आप एक दिन के अंदर कितना काम करोगे? 45 डिवाइड बाय 5 यानी कि 9। तो आपको एक दिन के अंदर 1 डे के अंदर आपको 9 आवर्स तक तो स्कूल में काम करना ही है, ये कहा गया है आरटी एक्ट 2009 के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि सैटरडे संडे प्राइमरी के बच्चों को ऑफ रहता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 23। अब इसको कम करते जाएंगे तो और फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए सदीक बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? जब आप बच्चे का टेस्ट बना रहे होते हैं, बच्चे को एसेस कर रहे होते हैं, तो आपने क्या नहीं करना होता? आप कौन सी विशेषता पर ध्यान नहीं देते? क्वेश्चन की डिमांड को पढ़ा करो, बताओ जी। जब बच्चों का आप टेस्ट ले रहे होते हो तो आप किस चीज पर ध्यान नहीं देते? नहीं वाला प्रश्न है। आप विश्वसनीयता पर ध्यान देते हो, वैलिडिटी पर देते हो, ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन एप्टीट्यूड कि बच्चों का दृष्टिकोण क्या है इस पर आप ध्यान नहीं देते। विश्वसनीयता का मतलब होता है एक टेस्ट को जब सेम ग्रुप पर टेस्ट किया जाएगा और रिजल्ट आर से रिलायबिलिटी और आर से रिजल्ट, और रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, तो आप क्या कहेंगे? टेस्ट रिलायबल है। वैधता का मतलब क्या होता है? जो आपने स्टार्टिंग में उद्देश्य बनाए होते हैं, अगर आपका टेस्ट उन उद्देश्य को पूरा करता है, अगर आपका टेस्ट उन उद्देश्य उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, तो आप कहते हैं कि टेस्ट वैलिड है। सुनिएगा ध्यान से। और वस्तुनिष्ठ का मतलब है जब बच्चों के मार्क्स कोई नहीं बदल सकता, मार्क्स सेम रहेंगे, यानी कि टीचर यहाँ पर बाइज्ड नहीं हो सकता। टीचर को हर बच्चे के रूब्रिक्स के अनुसार, जो आपने स्टार्टिंग में रूब्रिक्स पैमाने बनाए थे उसके अनुसार ही जब आप बच्चे को रिजल्ट देंगे। ये नहीं कि मेरा फेवरेट बच्चा है तो चल इसको 5 नंबर ज्यादा कर दिए, नहीं पास कर दे कोई बात नहीं, ये सही बच्चा है, शरीफ है, नहीं। आप जैसा बच्चे का नंबर हो अगर वैसा ही बच्चे को मार्क्स देंगे, बाइसनेस स्टीरियोटाइप नहीं दिखाएंगे, तो आप उसको बोलते हैं टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। अभी क्षमता कोई टेस्ट नहीं होता, और ये बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिविटी सही पैमाना है लेकिन सब्जेक्टिविटी यानी कि आत्मनिष्ठता ये गलत पैमाना है। ये कोई पैमाना, बिकॉज सब्जेक्टिविटी के अंदर टीचर बाइज्ड होता है, अपने फेवरेटिज्म करता है, तो इसलिए सब्जेक्टिविटी गलत है, आत्मनिष्ठा गलत है, वस्तुनिष्ठा सही है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 24, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? Which of the following is the most important in learner centered curriculum? हर चीज बच्चे के अनुरूप चलेगी, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो टीचिंग मेथड्स हो, चाहे वो टीचिंग एड्स हो,
चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो टीचर खुद हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, हर चीज बच्चों के अनुरूप ही चलेगी। तो इसको आप क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो आप मुझे बताओ, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है चाइल्ड, यानी कि बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, बच्चा, चाइल्ड इंपॉर्टेंट। चलो, प्रश्न नंबर 25, 25th क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इससे हाई लेवल के प्रश्न चाहते हैं तो आप 3 बजे वाली क्लास में जरूर कनेक्ट कीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 25। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करते हैं? एक रिफ्लेक्टिव टीचर वो होता है जो क्लासरूम में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें बच्चे लेक्चर सुनते हैं, जो टीचर ने नोट्स लिखवाए उसको नोट करते हैं, क्लासरूम में डिसिप्लिन करते हैं, या फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इंटरेक्शन, पारस्परिक अंत्यक्रिया जहाँ हो रहा है, सबसे बेस्ट क्लास वही कहलाएगी। लेक्चर देना, टीचर के नोट्स को कॉपी करना और डिसिप्लिन करना, ये कोई क्लास अच्छी नहीं कहलाती। चलिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26, 26 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? बताइए एवरीवन। क्रियात्मक अनुसंधान की बात स्टीफन एम कोरे के द्वारा की गई है। इसके अंदर स्टीफन एम कोरे कहते हैं, अगर आपकी स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो स्कूल में किसी भी प्रॉब्लम का जब आप इमीडिएट सॉल्यूशन निकालते हैं, तुरंत समाधान निकालते हैं, उसी को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। जैसे कि चुनौती प्रोग्राम। तो आप मुझे बताइए, एक्शन रिसर्च है उसका मतलब क्या है? क्या ये अनुदैर्य अनुसंधान है? क्या ये अप्लाइड रिसर्च है? क्या ये तुरंत समस्या का समाधान निकाला जा सके होता है, या फिर ये सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्शन रिसर्च में जब भी आपकी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या का तुरंत समाधान निकालते हैं, उसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। उम्मीद कर रही हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। मिस्टर अरविंद राव, आभा, अम्मू, तमन्ना, सुग्रीव, नीलम, हैरी पॉटर एंड एवरीवन, गुड। चलिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? बताइए। एक टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होगी वो होगी सुविधा प्रदाता की, यानी कि फैसिलिटेटर की। देखो, परमिसिव का मतलब होता है जो ध्यान नहीं देता। जैसे कि बच्चे क्लास में पढ़ रहे हो और टीचर प्लेग्राउंड में जाके धूप सेक रही हो, सर्दी का टाइम है और अपना ऊन बुन रही है, तो बच्चों पे ध्यान नहीं देती, वो होती है परमिसिव। आधिकारिक का मतलब होता है जो बस सिर्फ अपनी अपनी चलाए और तानाशाह भी नहीं। सबसे बेस्ट जो टीचर को जो रोल दिया गया है वो है सुविधा प्रदाता की। तो जितनी भी, जब भी बच्चे को फैसिलिटी की नीड हो, आप हमेशा वहां खड़े होने चाहिए, ये बताया गया है। और वो फैसिलिटी किसी भी तरीके से आप दो। मूल्यांक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? बताइए। अगर हम मूल्यांकन की बात करें, अगर हम असेसमेंट की बात करें, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? बताइए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को लेबल करना
और बच्चे को गिफ्ट देना बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए नहीं होता है। बाकी रेमीडियल मेजर यानी कि बच्चों की उपचारात्मक उपाय देना, बच्चों की जहाँ पर समस्या आ रही है उसका निदान करना और बच्चे को उत्पादशील जीवन के लिए तैयार करना ये होता है। लेकिन बच्चे को लेबलिंग करना कि तू मंद बुद्धि है, तेरे में अक्ल नहीं है, तू नहीं पढ़ सकता, ये कभी मूल्यांकन उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पर ये वाली चीज गलत है। बाकी ये तीनों पॉइंट्स एक्यूरेटली ठीक है, तो बी सी डी एक्यूरेट सही है। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। 29th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए 29th, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो रेगुलरिटी बनाए रखें। सुबह 11 बजे आप इस क्लास में आ जाएंगे, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, बनाए रखना। चलिए आगे देखिए, 29th आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दूंगी मैं। प्रॉक्सी मोडिस्टिल का मतलब क्या है, सेफेलोकॉडल का मतलब क्या है, इंटर का मतलब होता है दूसरों के साथ और इंट्रा का मतलब होता है खुद के साथ। अब ये है इंग्लिश का पार्ट, मैं आपको इसमें हिंदी का पार्ट भी एक बार दिखा देती हूँ। एक बार देखिएगा सभी प्यारे परीक्षार्थी, हिंदी का पार्ट भी सभी लोग देखेंगे, शाबाश। चलिए हिंदी का पार्ट देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, वेरी नाइस। देखो समीप दुराभिमुख दिशा कौन सी होती है, जिसके अंदर बताओ, जिसके अंदर क्या होता है, केंद्र से बाहर की बात होती है, वही होता है ना समीप दुराभिमुख। तो यहां पर फर्स्ट का आ गया आपका डी, ठीक है, समीप दुराभिमुख, समीप फिर दूर जाना। नेक्स्ट देखिए सिर, सिर पदानुक्रमिक, सिर, सिर से पैर की ओर, सेफेलोकॉडल, तो ये 2 का हो गया आपका बी, 2 का हो गया आपका बी। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, अंतर्वैयक्तिक कौन होता है, जिसके अंदर आप अंतः यानी कि विभिन्न बच्चे भिन्न दर के होते हैं, जब आप दूसरों से रिलेट करके बात करते हैं। तो 3 का हो गया आपका, सॉरी 1 सेकेंड, ए का हो गया आपका, 2 का हो गया आपका ए, 3 का हो गया आपका बी, ठीक है। एंड अंतरा, जब आप खुद के बारे में देखो, किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरों, ये तो ये हो गया आपका फोर्थ, 1 सेकेंड, हाँ फोर्थ का ये हो गया सी। तो आंसर क्या आया, ये रहा पहला, डी ए बी सी, डी ए बी सी। देखिए भाई पहली स्लाइड में देख लो भाई, प्रोक्सीमोडिस्टल का मतलब होता है आपका सेंटर टू आउटवर्ड, तो ये है इसका ये। सेफेलोकॉडल का होता है आपका फ्रॉम हेड टू टो, ये रहा। एंटर का होता है जो आप दूसरे से कंपैरिजन की बात करते हैं, और इंट्रा का होता है जब खुद की बात करते हैं। तो आप देखिएगा इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ठीक है। Now come to the last question for the today's class. Development proceed from dash to dash. जो विकास होता है वो किस दर से किसकी ओर बढ़ता है। याद रखिए आज हमने रीड का पेपर 1 कवर किया है, कल हम रीड का पेपर 2 भी कवर कर लेंगे, जो रीसेंट पेपर है 2022 और 23 वाला। तो कल आप सभी प्यारे परीक्षार्थी ये पेपर देने भी आ जाएंगे, ठीक है जी। सादिक जी क्लियर हुआ, बताओ किस किस को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। अब जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस दर से किस और की ओर जाता है, बताओ। जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो सामान्य से विशिष्ट यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। जटिल से कठिन, देखो जटिल और कठिन दोनों सेम है, विशिष्ट सामान्य नहीं होता, और साधारण से आसान, ये दोनों भी सेम है। बेसिकली होता क्या है, अगर आपने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल मेरे साथ पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो विकास होता है, बच्चा पहले सबको समान ही मानता है, मम्मी पापा दादा दादी सबको एक जैसा मानता है, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे करके उसको पता लगने लगता है कि मम्मी है, ये दादी है, ये पापा है, ये दादा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ताई है, बुआ है, मासी है। तो पहले वो सबको समान मानता है और फिर उनकी स्पेसिफिसिटी को जानने लगता है। तो यहाँ पर
जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आ गई होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो यहाँ पर 51% का डिस्काउंट चल रहा है। आप सभी बच्चे स्कोर फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और याद रखिए जो 3 बजे वाली क्लास आपकी होने वाली है, उस 3 बजे वाली क्लास में हम लोग DSSB और KVS दोनों को फोकस करते हुए क्लास लगाए, जहां पर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। तो वहां पर भी आइए 3 बजे रेगुलरिटी के साथ पढ़िए। ठीक है जी, तो आज की अपनी क्लास को हम लोग फिनिश कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम, तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए। क्लास के एंड में आपके लिए एक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक को जरूर क्लिक करके टेस्ट जरूर दें। टेस्ट से होता है आपकी रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।